मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक। गुड सेट लेक्चर सीरीज का पहला चैप्टर लास्ट टाइम किया था, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज चैप्टर 2 की बारी है। आई होप आप लोगों ने टेस्ट लिख दी है। मैंने ग्रुप में सोल्यूशन शेयर कर दिया है, यू कैन हैव अ लुक एट दैट। तो लेट अस स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। द फर्स्ट आइडिया ऑलवेज इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट, इट इज इंपेरेटिव दैट वी अंडरस्टैंड कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। इस चैप्टर का आइडिया है मेन इंटीग्रल ई बार dot dr bar, let us say from p to q. Here you are going to integrate electric field over a path. The integral, it's called line integral of electric field. If you remember, integral e bar dot da bar was area integral of electric field and it was used to find flux. एरिया इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस बार हम देखेंगे लाइन इंटीग्रल ई बार डॉट डी आर बार, विच इज एक्चुअली व्हाट इज इंटीग्रल ई बार डॉट डी आर बार। इट इज एक्चुअली द वर्क डन in taking a unit positive charge plus 1 coulomb from point P to point Q in the electric field. It signifies the work done. ये पूरा चैप्टर वर्क डन पे ही है। So work done in taking a unit positive charge from point P to point Q in the electric field. तो दिस वाज इंटीग्रल ई बार डॉट डी आर बार। तुम बोलो सर, अगर यूपीसी ना ले जाके कोई चार्ज क्यू ले जाओ तो फॉर चार्ज क्यू वर्क डन कितना होगा? इंटीग्रल क्यू ई बार डॉट डी आर बार, एज सिंपल एज इट लुक्स एंड एज सिंपल एज इट गेट्स। सो दिस इज द वर्क डन। अच्छा, हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। What is a conservative field? A field in which the work done does not depend on path taken, but depends only on initial and final position. जैसे gravitational field conservative field है, उसी तरह electric field भी conservative field है, does not depend on path. Then we say that हम initially कहाँ से लाएंगे सब कुछ? infinity से। जैसी बात gravitational potential के लिए करी थी, वैसी बात electric potential के लिए करने जा रहा हूँ। So if I were to define electric potential और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और स्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, श्याम तेरे कितने नाम जैसा है ये। देन व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज द वर्क डन, द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग, क्योंकि हम अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं ना। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो चार्ज को दूर धक्का मारेगा, हमको वहां से नजदीक लाना है, तो वर्क डन हमको ही करना पड़ेगा। इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से? इंफिनिटी से गिवन पॉइंट तक इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और तुमने नेगेटिव लिख दिया तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने की जरूरत नहीं है। तो लेट मी गिव यू एन इक्वेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P, we'll call it V at P. You know, electric potential is denoted as V. So V at P is minus integral, negative of the work done है, integral from infinity to P E bar dot dr bar, as beautiful as it looks. So V at P is minus integral from infinity to P, infinity से ला रहे point P तक, E bar dot dr bar. Similarly, electric potential at point Q. So V at Q is minus integral from infinity to Q. Minus integral from infinity to Q E bar dot dr bar. And भले हमको ज्यादा यूज नहीं आया इन चीजों का, गुड साइड में हो सकता है। You know, there was a very important equation which gave us the potential difference between Q and P. So, the potential difference between Q and P
Yeah, you can say potential of Q with respect to P is VQ minus VP. We called it the PP formula. Why do we call it the PP formula? VQ minus VP is minus integral from P to Q E bar dot dr bar. So PP formula इस कारण VQ minus VP is minus integral from P. ये दोनों P एक साथ लिखे जाते हैं. VQ minus VP is minus integral from P to Q. So PP formula. So this is a very important, beautiful idea for potential difference. Let me tell you SI unit of electric potential is volt, joule per coulomb or volt after the great Alejandro Volta. And dimensional formula for potential difference. पूछना है कभी कभी M1 L2 T minus 3 A minus 1. M1 L2 T minus 3 A minus 1. This was the idea of electric potential. और याद रखें भले इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सिंपली वर्क डन, सो इट इज अ स्केलर. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर. भले इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर बिकॉज इट इज वर्क डन. ये तो हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने का वर्क. अगर चार्ज Q को लाना है तो इस वर्क डन को हम कहते हैं, सिर्फ एक वर्ड चेंज कर लेते हैं. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. एनर्जी इज देयर. वेरी गुड. इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q. इन ब्रिंगिंग चार्ज Q, वही डेफिनेशन, फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट. तो इन ब्रिंगिंग चार्ज Q. एंड इक्वेशन में कोई खास बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होता, बस बेसिक्स में फेरबदल होता है. बेसिक में नहीं फेरबदल होता है कुछ भी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इज, वील कॉल इट U एट P. ऑलराइट, वो V एट P था, ये U एट P है. माइनस इंटीग्रल फ्रॉम इंफिनिटी टू P, वही फंडा. QE bar dot dr bar. So if you go to look at it, this is U at P is Q times V at P. In short, अगर एक कूलम को लाने का वर्क डन V है तो Q कूलम को लाने का वर्क डन कितना होगा? QV. as simple as it looks. तो ये फंडा है पूरा पोटेंशियल एनर्जी का. एंड SI यूनिट इज जूल. SI यूनिट इज जूल. पोटेंशियल एनर्जी का तो हमेशा जूल ही होता है, तो डजंट मेक एनी बिग डिफरेंस. सो पोटेंशियल एनर्जी का होता है जूल. आगे चलते हैं. एक बात याद रहे, सॉरी, कि whenever you are taking, मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, कुछ सम्स. 1, if we take a charge from point A to point B, in taking a charge Q from point A to point B, कितना वर्क डन हो जाएगा? वर्क डन W is Q delta V, where delta V is the potential difference, which is Q VB minus VA. So this is a very important equation. कोई तुमको बोले I am taking a charge from point A having a potential of 100 volt to a point B having a potential of 50 volt. How much work will I have to do? First things first, डेल्टा वी है, VB है, VA है, हाँ है, चार्ज क्यू है, लगा डालो, आंसर निकालो, निकल लो वहां से. अच्छा, दूसरी एक टिप, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये, जो लोग मेरे साथ जेई नीट में थे उन्होंने शायद देखा होगा. मैं इस चीज को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं. मैंने एक एग्जांपल दिया था. दिस वाज योर ओवरहेड टैंक एंड ये अपना घर है, होम स्वीट होम, जिसमें आप 3 महीने से हो. So, पानी नेचुरली कहां से कहां जाएगा? टैंक से होम
या होम से टैंक, बट ऑफ कोर्स टैंक से होम ही आएगा ना नेचुरली। तुम बोलेगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, तो ग्रेविटी है, बिल्कुल है। ये लो पोटेंशियल है, यू नो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। तो सपोज ये ग्राउंड लेवल है, तो ये पोटेंशियल लो है, और ऊपर जाएगा ये है हाई पोटेंशियल। पानी को पॉजिटिव चार्ज पकड़ लो, वाटर मतलब हमारा पॉजिटिव चार्ज, सो अ पॉजिटिव चार्ज will naturally go from high potential to low potential। अगर तुमने कोई चार्ज रखा है, एक पॉइंट पे पोटेंशियल हाई, एक पॉइंट पे पोटेंशियल लो है, और उसको जाने की छूट है, तो इट विल नेचुरली गो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा कोई काम नहीं है इसमें। सो अ पॉजिटिव चार्ज goes naturally from high potential to low potential। अच्छा, अब हमको जब भी करना होता है, हम देखते हैं कौन कहां जा रहा है, फिर हमको कभी कभी वर्क फाइंड करना होता है, कभी कभी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखनी होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखनी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है करके। अच्छा, वर्क कौन करेगा? अगर पॉजिटिव चार्ज नेचुरली ऊपर से नीचे आता है, पानी ऊपर से नीचे आया, क्या तुमको वर्क करना पड़ा? नहीं। किसने किया? फील्ड। तो वर्क इज डन बाय द फील्ड। यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तुमको काम करने का जरूरत नहीं। वर्क डन बाय यू विल बी नेगेटिव। अच्छा, अब ऊपर हाई पोटेंशियल एनर्जी, नीचे लो पोटेंशियल एनर्जी। जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आता है, सपोज ये ढक्कन है, ये ढक्कन ऊपर से नीचे फेंकता हूं, डू यू अग्री? ऊपर से नीचे जैसे ही फेंका मैंने, ये फेंका नहीं है, आपको अपने आप छोड़ा है मैंने, its potential energy decreases and as a result of which its kinetic energy increases। here ये सब कुछ पहला ही केस का फंडा, ये केस नंबर 1 है। here potential energy decreases and kinetic energy increases। ये तुमको पता होना, फिर कोई कुछ भी कहीं भी लेके जा रहा हो, यू कैन हैंडल इट आउट। अब जैसे कोई बोले पॉजिटिव चार्ज नीचे से ऊपर जा रहा है, हमको बताया गया पॉजिटिव चार्ज नीचे से ऊपर जा रहा है, लो पॉइंट से हाई पॉइंट, सीधी बात है, क्या तुम वर्क करोगे? हाँ, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना है। सेकेंडली, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नीचे से ऊपर जा रहे हो ना, इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। ऑलराइट, नेगेटिव चार्ज की कोई बात करे, पलट देना पट पट पट। पर अगर ये तुमको पता, इफ यू नो दिस, then you will be able to make whatever changes you want in this idea। if you don't know this, if you don't have this idea in mind, you know, this is quite equivalent to this idea। let us say A, which is at 100 volt, and this is B, which is at 0 volt। so A is high pot, B is low pot, and positive charge will naturally go from high pot to low pot। सिंपल, बरोबर है, कोई दिक्कत हम। अच्छा, एक और बात याद रहे, लाल कलर में दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉइंट्स लाइक दिस। वन मोर रीजन व्हाट यू शुड नो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स लो पोटेंशियल या फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल। तो वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फंडे किया था, डू वी रिमेंबर वाला, उसमें भी पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है, मैटर इज क्लोज्ड। सो हियर यू कैन राइट वन मोर पॉइंट, बॉडी मूव्स, पॉजिटिव चार्ज मूव्स along इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज द एंटायर थिंग। ये कुछ टिप्स थी हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल के लिए। आगे बढ़ते हैं, एंड नाउ वी गो ऑन टू पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज। you know, the first equation start here, मेरा फेवरेट इक्वेशन k क्यूब by r। वाह वाह वाह, इतना अच्छा तो कोई इक्वेशन नहीं था। मुझे दो इक्वेशन तो बड़े पसंद है, एक तो E is k क्यूब by r स्क्वायर, और दूसरा V is k क्यूब by r। तो let us see this। so this is potential due to single charge, electric potential due to single charge। तो हाउ डज इट वर्क आउट? सबसे पहली बात,
अरे यार, इंडिया वालों को टाइम का कोई दरकार ही नहीं है, तो मर्जी मुंह उठा के चले आए। टाइम का थोड़ा वो रखा करो। 10:25 हो गए, तुम लोग 10 बजे का टाइम है। नेक्स्ट टाइम लेट आया एंट्री नहीं दूंगा मैं। कंसिडर चार्ज क्यू एट ओरिजिन, ओके। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P at a distance छोटा r from Q. Let's look at the diagram. ये डायग्राम है और यहाँ ओरिजिन पे है चार्ज Q और ये रहा तुम्हारा पॉइंट P, कितने डिस्टेंस पे है r। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इस पॉइंट P पे इस चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा श्रीमान? सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड E bar KQ by R square into R cap, blast from the past। लास्ट चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट देन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड E bar is KQ by R square into R cap, and as a result electric potential at P due to charge Q V is KQ by R। मैं V बार लगाना भूल गया, लगाऊं? नहीं सर, पोटेंशियल तो स्केलर है, उसमें काय का बार, ओके। So V is simply KQ by R. You know, this is a favorite statement. E is KQ by R square, but V is KQ by R. So, यहां से मैं ये बोलता हूं कि E proportional to 1 by R square, जबकि V proportional to 1 by R. E का डिक्रीज काफी स्टीप होगा, क्योंकि इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 by R square, जबकि V का डिक्रीज इतना स्टीप नहीं होगा। तो सपोज आपको कोई दो ग्राफ दे दे और आपको बोले इसमें से पता लगाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कौन सा और पोटेंशियल का ग्राफ कौन सा, तो जो बहुत ही ज्यादा स्टीपली डिक्रीज हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, और जो इतना स्टीप डिक्रीज नहीं हो रहा है वो पोटेंशियल का ग्राफ है। याद रहे, ऑलवेज रिमेंबर दैट। आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या आएगा? पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज आ गया। अच्छा, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन संज्ञा में ले लेते हैं। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर मेरे पास बहुत सारे चार्जेस होते Q1 Q2 टक 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 Qn, और उन सब की वजह से पोटेंशियल एट पॉइंट P फाइंड करना होता, ये तो एक ही चार्ज है, तो नेट पोटेंशियल एट P, टोटल पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1 Q2 टक 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 Qn is V will be V1 plus V2 plus टक 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 plus Vn। The total potential is potential due to Q1 plus potential due to Q2 plus tuck 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 potential due to Qn। So this is called discrete charge distribution। आगे बढ़ते हैं। डाइपोल आया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, एक बहुत ही मस्त इक्वेशन है। अच्छा, मैं लास्ट टाइम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल तो बताया एक्सिस और इक्वेटर पे, पर उसका कोई भी और एंगल थीटा पे आपको इक्वेशन नहीं बताया। वैसे वो जेईई वाला लेवल है, बट फिर भी मैं बताया तो फोकट है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, सबसे पहले डाइपोल तो जानते ही हो आप, ओके, और प्लस क्यू माइनस क्यू ही नहीं देगा, और ये मिड पॉइंट रहेगा डाइपोल का। और सपोज ये तो एक्सिस है, ये इक्वेटर है, पर पॉइंट अगर ना एक्सिस पे हो ना इक्वेटर पे, कोई भी अलग पोजीशन पे हो, लेट अस से यहां पे हो, लेट अस से, और ये जो एंगल है वो थीटा है और ये आर है। व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट P? मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेता हूं पहले। बताओ जी, तुमको शायद याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस इज 2kp by r cube and electric field on the equator is minus kp by r cube। minus was just showing direction। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, ध्यान से, E kp by r cube, ये तो लिख ही देने का, रूट ऑफ 1 plus 3 cos square थीटा, बराबर। तो kp by r cube तो है रूट ऑफ 1 plus 3 cos square थीटा। अगर तुम्हारा थीटा 0 हो, मतलब एक्सिस, तो cos 0 is 1, तो 1 plus 3 is 4, 4 का रूट इज क्या? 2 ना, तो 2 kp by r cube आ गया। एंड अगर थीटा 90 हो इक्वेटर पे, cos 90 is 0,
रूट ऑफ 1 is 1, तो kp by r cube आ गया, you are happy. Alright, so this is how the entire thing crumbles. तो वैसे ही हमने पोटेंशियल निकालने का दरकार किया था. ये तुम्हारा डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये O है, और ये पॉइंट P था, ये R प्लस था. आई एम जस्ट ड्रॉइंग द डायग्राम फॉर अ नॉस्टैल्जिक सेंस ऑफ आइडिया. बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं है डायग्राम में, अपने को तो सिर्फ इक्वेशन में इंटरेस्ट है. ये R माइनस है और ये R है, और ये तो थीटा, ये साथ, कोई दिक्कत नहीं. What is the potential at P due to this dipole? मस्त इक्वेशन. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल V. मस्त एक ही इक्वेशन, kp cos थीटा द होल बाय r स्क्वायर. और इसी मैटर से अगर मैं कहूं ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे थीटा कितना हो जाता है जी, 0. तो cos 0 is 1, तो v on the axis is kp by r square, and on the equator थीटा 90 हो जाता है. एंड 90 हो जाए अगर, तो how much is cos 90? 0. तो v will be 0. बरोबर है. तो एक इक्वेशन जो बदल देगा तुम्हारी दुनिया. अच्छा, यहां पे आपने एक बात नोटिस करी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी हो is proportional to 1 by r cube for dipole, and v is proportional to 1 by r square for dipole. तो हर जगह E और V का वेरिएशन देखते रहना. कभी कभी यू नो कोई एग्जामिनर को ग्राफ में ज्यादा इंटरेस्ट हो तो ग्राफ वगैरह पूछ लेता है एंड बोलता है ये डाइपोल का है, आप देखो किसका क्या हो रहा है करके, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, V कौन सा है. सो इफ यू नो द वेरिएशन then you might be able to answer that particular question. नहीं तो मुश्किल हो जाती है. Okay, so this is the entire idea. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद आता है शेल आता है शायद, कुछ और आता है. हाँ, शेल ही आता है. तो क्या बहुत टाइम पहले कराया तो क्रोनोलॉजी ऑफ टॉपिक्स में कभी कभी झोल हो जाता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज शेल. वाह, चाहे आप इसको शेल बोलो, चाहे हॉलो स्फीयर बोलो, चाहे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बोलो, जो बोलना है बोलो, बस इंपॉर्टेंट एक ही बोलो, ये शेल है और ये है आर, और सारा चार्ज इसके सरफेस पे. हॉलो स्फीयर होगा तो वैसे भी अंदर खाली होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है. और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हुआ तो भी चार्ज विल रिसाइड ओनली ऑन द सरफेस, अंदर तो जाएगा नहीं. सो प्लास्टिक का स्फीयर हुआ तो चार्ज विल ओनली बी ऑन द सरफेस, अंदर तो कुछ होगा नहीं. सो डजंट मैटर. तो ये आर है. तो दो इक्वेशन तुमको याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर इज 0, एंड एज अ रिजल्ट यू नो द, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई भी चार्ज को लेके जाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने से वर्क करना पड़ेगा नहीं. इसका मतलब दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, सेम. तो व्हाट इज द पोटेंशियल, V इन या ऑन, मतलब पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द शेल या ऑन द शेल. One beautiful equation, kq by radius, and you can write radius as r, doesn't make any difference, but I never say r, I always say V in या on is kq by radius. And अगर कोई पॉइंट बाहर की साइड है, then V outside is kq by distance. And अगर तुमको पॉइंट ये देखना है, ये पॉइंट देख लो, let us call it P, r डिस्टेंस पे है, r is from the center of the sphere, huh? Then this will be kq by r. That is the prime reason why I don't trust r, because r यहाँ भी है, r वहां भी है, सिर्फ छोटे बड़े का फर्क है. But who's going to look at the difference here? r kq by r तुमने याद रख लिया, गलती से कोई अलग r लिख दिया तो you are screwed. तो हमको screwed नहीं होना है, तो हम इस इक्वेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे. So V in या on is kq by radius, and V outside is kq by distance. As you can see, suppose I would take a point here, or I would take a point here, or here, or here. Do you agree the potential would be same, kq by radius? So all points on the surface of this sphere
would have the same potential. Such points are called equipotential points, and a surface which contains equipotential points is called an equipotential surface. So a surface containing those points which have the same value of potential is called an equipotential surface. Importance क्या है, क्या important features है equipotential surface के? First thing, work done in taking a charge between a charge on an equipotential surface is zero. Surface is zero. Secondly, on an equipotential surface, E bar perpendicular to dr bar. Always याद रखना, तुम अगर इक्विपोटेंशियल पे चल रहे हो, सरफेस पे मूव कर रहे हो, then you will always be perpendicular to the electric field. So suppose I have this kind of surface and you are moving like tick 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 tick, then electric field will always be like this or like this, but of course, but ये perpendicularity है. So equipotential surface हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है. सो अगर कोई तुमसे कहे कि I have an electric field along the x direction, what is a possible equipotential surface? By equipotential surface can be like this along the yz plane. This is an equipotential surface. क्योंकि तुम इस पे जहां भी चलोगे, you will always be perpendicular to the electric field, so the work done is gonna be zero. So this is what is an equipotential surface. पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के लिए भी वही होता है. सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट, तो इन सबको ज्वाइन करके मैं सरफेस बनाऊं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस, तीसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस. इसकी जगह अगर आप नेगेटिव ले लो तो भी बात तो वही हुई, कोई फर्क नहीं पड़ा. ऐसा नहीं कि अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ सरफेस होती है. बिकॉज आई एम श्योर यू आर लुकिंग दैट इफ इट्स अ नेगेटिव चार्ज, electric field would be like this, right? So if you are going from here to here, aren't you always moving perpendicular to the electric field? So that is the reason why equipotential surfaces for single charge are like round spheres. You might consider this as a three-dimensional sphere. Okay, दिखाए दो dimensional का, three-dimensional है. So this is the idea of equipotential surfaces. Then we go to the relation between electric field and electric potential. Single equation, but lovely equation है, एकदम मस्त का. वो डाबा वाला भी इक्वेशन मस्त था, हमने उसको जेई नीट में काफी सॉल्व किया था. ई बार इज माइनस डाबा वी बाय डाबा एक्स या माइनस डेल वी बाय डेल एक्स. सो दिस वाज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड and electric potential. So E bar, one equation people, E bar is minus dv by, अगर x डायरेक्शन में है तो x लिख लो, नहीं तो dv by dr. And in terms of partial differentiation हम ये भी लिख सकते हैं कि E bar is minus dabba v by dabba r. Dabba was partial differentiation. Here, dabba by dabba r is the partial derivative of potential, electric potential V with respect to R. And इसी के चलते हमने ये भी लिखा था Ex is minus dabba V by dabba X, Ey is minus dabba V by dabba Y, and Ez is minus dabba V by dabba Z. Let me take a small example to indicate what this dabba exactly is. Suppose they would tell you V is x square y plus 2yz plus y square z. I'm just taking an example. And they would ask you find Ex, Ey and Ez at, let us say, point 1, 2, 3. Now how do we work this out? Equations ready? Eh? Now, Ex is minus dabba V by dabba X. Before proceeding to differentiate, let me tell you, when you write dabba by dabba X, that means you are going to differentiate only with respect to X. बाकी के सारे जो terms हैं, they will all be constant. For example, Y या Z सब constant होंगे. तो मैं ये करके दिखाता हूँ.
तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2yz प्लस वाई स्क्वायर z, वाई स्क्वायर एक्स लगाते हैं, मजा आएगा थोड़ा। ओके, हो गया ना, 2 टर्म x की हो गई, 2 टर्म y की हो गई, 3 टर्म y की हो गई बे। थोड़ा सा चेंज मार देते हैं, लाइफ इज ऑल अबाउट चेंज। ओके ओके, नाउ 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 पहला टर्म देखे, सबसे पहला तो बंटवारा होगा, डाबा बाय डाबा एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर z प्लस डाबा बाय डाबा एक्स ऑफ 2yz प्लस डाबा बाय डाबा एक्स ऑफ वाई स्क्वायर एक्स। अब डाबा बाय डाबा एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर जेड, ये एक्स स्क्वायर है और ये जेड है, डू यू अग्री जेड इज कांस्टेंट, तो जेड बाहर आ जाएगा। सो मैं थोड़ा स्लो करूंगा, ये जेड बाहर आ गया, डाबा बाय डाबा एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर डाबा बाय डाबा एक्स ऑफ 2yz, 2 भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, z भी कांस्टेंट, व्हाट इज d by dx ऑफ कांस्टेंट, 0। ओके, एंड फाइनली डाबा बाय डाबा एक्स ऑफ वाई स्क्वायर एक्स, इसमें y कांस्टेंट है तो y स्क्वायर पूरा बाहर आ जाएगा, एंड डाबा बाय डाबा एक्स ऑफ x। If you want me to solve it, I am gung ho about solving it. Let me do that. एक बार सॉल्व करके फिर क्या है, ई वाई और ई जेड आप खुद निकाल सकते हो, यू ऑल आर कॉम्पिटेंट इनफ, आई एम श्योर अबाउट दैट, आर यू। तो जेड बाहर आया, डाबा बाय डाबा एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस 0 लिखने का दरकार नहीं, ये वाई स्क्वायर, एंड हाउ मच इज डाबा बाय डाबा एक्स ऑफ x, 1। सो योर इक्वेशन इज रेडी, बट खत्म नहीं हुआ क्योंकि you have to find the value at points 1, 2 and 3. So at point 1, 2, 3 ex की वैल्यू क्या होगी, जहां x है वहां 1 डालेंगे, जहां y है वहां 2 डालेंगे, जहां z है वहां 3 डालेंगे। तो आओ देखें क्या होता है, x की जगह 1, गलती से गलत जगह मत डाल देना, z की जगह 3, वैल्यू की बात कर रहा। सो 2 3s are 6 and 2 का स्क्वायर 4, oh I have an answer gentlemen, -10 यूनिट्स। यहाँ पे लिखा नहीं था क्या है, वोल्ट है क्या है, वोल्ट लिखा होता तो मैं यहाँ वोल्ट पर मीटर लिख देता, यहाँ मीटर भी लिखा नहीं कम वक्तों ने, मतलब मैंने नहीं लिखा। सो -10 यूनिट्स उसका वैल्यू है। यू नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू माइट एज वेल फाइंड ई वाई एंड ईजी, एंड ग्रुप में कमेंट करके और ईजी का बराबर है। तो you know I'll give you 10 seconds to jot this down data and find EY and EZ। मतलब अभी फाइंड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जॉट डाउन करो डेटा। I'll just have it written। You can take a screenshot also, doesn't matter। So दिस इज द आइडिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं बिटवीन टू चार्जेस। फिर मैं अलग अलग टाइप के कौन से सम्स आते हैं इस फर्स्ट टॉपिक में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, उसके बाद तो कैपेसिटेंस शुरू हो जाएगा, तो वो टाइप के सम्स देख लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। So suppose I have a system of two charges, say Q1 and Q2, separated by a distance by saying R12। Potential energy हमेशा पेयर की होती है, याद रखना। So electrostatic potential energy of this system is U is K Q1 Q2 by R12। And if you wish to ask me, sir equation आया कैसे, तो there's a beautiful derivation, टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दूसरा एक इलस्ट्रेशन भी है, वो 4 कॉर्नर्स के चार्जेस वाला, वो भी एकदम अफलातून इलस्ट्रेशन, आई लव दैट इमेंसली। तो ये सिस्टम ऐसे ही नहीं बना, हमने बनाया है। हमने Q1 को पहले इंफिनिटी से लाया है, और क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ा, तो वर्क वॉज 0।
फिर Q1 ने आके यहाँ पे अपना साम्राज्य बनाया है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमने Q2 को दूर से लाया है इंफिनिटी से और यहां बिठाया है. So we had to do work done against this electric field of Q1, which got stored as the potential energy of this system. That is this potential energy that you are looking at. It was a tremendous sum. आप किसी दिन टाइम मिले तो वापस जाके उस सम को देखना जरूर. उसका पूरा जो डेरिवेशन है वो बहुत ही बढ़िया. So ये तो केस 1 हुआ. सपोज ये केस 2, मेरे पास 3 चार्जेस है, वक्त के रैंडम मोड है, Q1, Q2 and Q3, एंड तीनों में डिस्टेंस लेट अस से R12, फिर ये R23 और ये R13. भाई टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना? इसमें भी वही धंधे कर सकते हो. पहले Q1 को लाया इंफिनिटी से, नो वर्क, फिर Q2 को लाया इंफिनिटी से, वर्क डन करना पड़ा अगेंस्ट Q1, फिर Q3 को लाया इंफिनिटी से, वर्क डन करना पड़ा अगेंस्ट Q1 प्लस वर्क डन करना पड़ा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q2. सब धंधे कर सकते हो, नहीं तो शॉर्टकट ले सकते हो. द टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी पेयर्स बन रही है ये फाइंड आउट करो. 3 पेयर है, 1 2, 1 की पहले पेयर देखना, एक को पकड़ने का, उसकी पेयरिंग देखने का. जैसे मैं 1 को पकड़ रहा हूं, 1 की कितनी पेयर है? 1 2 1 3, 1 की हो गई. अब 2 की कितनी है? 2 1, वो तो आ गया था, 2 3 हो गया. अब 3 की कौन सी पेयर है? 3 1 आ चुका है, 3 2 आ चुका है. सो U12 प्लस U13 प्लस U23, सिंपल. एंड U12 की जगह पे KQ1 Q2 by R12, U13 की जगह पे KQ1 Q3 by R13, एंड U23 की जगह पे KQ2 Q3 by R23. बूम, वी आर डन. अच्छा, इसका एक और रिंकल है कि सपोज एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो बट ऑफ कोर्स इफ Q1 and Q2 are kept in an external electric field, एक्सटर्नल, यहां पे कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, पर अगर सपोज हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, then total electric potential energy of system U, तुम बोलोगे सर 2 ही है ना, तो KQ1 Q2 by R12, भाई वो तो है ही, बट यहां पे there was no external electric field, so there was no other work done except this. So यहां पे in order to bring Q1 from infinity to a point, you will have to do work against the external electric field. So U1 will be work done to bring Q1 plus work done to bring Q2, and फिर KQ1 Q2 by R12 तो है. This is Q1 into potential at R1 bar, जितना पोटेंशियल उस पॉइंट पे है, प्लस Q2 into potential at R2 bar plus KQ1 Q2 by R12. काइंडली कीप दिस इन माइंड. वैसे ये तो बड़ा थियोरेटिकल और कैलकुलेटिव वाला सम है, वेरी लेस चांसेस ऑफ इट बीइंग आस्क्ड इन गुड सेट, बट जेईई नीट वगैरह के लिए हो सकता है थोड़ा कारगर सिद्ध हो, तो यू माइट एज वेल हैव अ गुड लुक एट सच टाइप ऑफ सम्स. वैसे बहुत कम होते हैं ऐसे टाइप के सम्स, बट मैंने आपको बता दिया इस तरह का काम होता है. फिर अलग अलग टाइप के कौन से सम्स होते हैं सर बताओ? ओकी डोकी, अलग अलग टाइप के sums मैं दिखाता हूं आपको, the various types of sums that they tend to ask in a competitive exam. The first type of sums is to find a neutral point, finding points where net electric field नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फील्ड तो जीरो वाला देख लिया था लास्ट लेक्चर में. तो ये भी एक बहुत अच्छा टाइप होता है. सपोज ये प्लस Q1 है, ये माइनस Q2 है, जो मैग्नीट्यूड में छोटा चार्ज हो ना, एग्जांपल यही लेते हैं, लेट अस से प्लस 8 माइक्रो माइनस 2 माइक्रो एंड दिस इज लेट से 20 सेंटीमीटर. तो where is a point where the net electric field is zero या net force is zero? हमको मालूम है इधर होगा कहीं,
मम्मा के बाजू, मम्मा पापा टाइप पे। पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, पोटेंशियल स्केलर है, ध्यान रहे। तो स्केलर के जीरो होने की अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं। तो यू माइट एज वेल चूज अ पॉइंट हियर, लेट अस से दिस इज लाइक से x, तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल जीरो हो सकता है। एंड v एट p इज v1 प्लस v2, इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, एंड vp को इक्वेट करो जीरो के साथ, तो kq1 by r1 plus kq2 by r2, and you will find a valid point. You want me to do further? I don't think so. अच्छा ठीक है, कर देता हूँ। इसको q1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, तो q1 की वैल्यू डाल देना यार, और इस बार माइनस डालना, नहीं तो बाम्बू फिट हो जाएंगे। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो q2 की वैल्यू में माइनस आएगा, वेक्टर फॉर्म नहीं है ये। तो kq1 बाय कितना डिस्टेंस है, 20 प्लस x प्लस, अच्छा q1 डाल ही देता हूं, 8 माइक्रो प्लस k, q2 कितना है, -2 महाराज अपॉन x, इक्वेट करो और निकल लो वहां से। अच्छा सिर्फ ये एक पॉइंट नहीं हो सकता, एक और पॉइंट भी हो सकता है, कहीं ना कहीं बीच में ये पॉइंट होगा, लेट अस कॉल इट s, यहां से y और यहां से 20 माइनस y, सो वहां पे भी जीरो होने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो यू माइट एज वेल चूज 2 पॉइंट्स, एक सिस्टम के बाहर चूज करो, और दूसरा अगर तुम्हारे p का आंसर माइनस आ जाता है, x की वैल्यू माइनस में आती है, इसका मतलब तुमने गलत चूज किया, इस तरफ नहीं है, इस तरफ है। हो भी सकता है ना कोई अलग जगह चूज कर ले, कोई शाना बोले मेरे को +8 के बाजू में लेना है, उखाड़ लो, नहीं उखाड़ सकते बेटा, तुझे लेना है ले ले, पर तेरा आंसर माइनस आने के चांस ज्यादा है, इसका मतलब है तूने उल्टी दिशा में x लिया है, इस दिशा में। ऑलराइट, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। ये एक टाइप हुआ। दूसरी टाइप है ड्रॉप ऑफ वाटर वाला। ड्रॉप ऑफ वाटर इज चार्ज्ड एंड many such drops are mixed to make a bigger drop. To make bigger drop, what is the potential on the surface bigger drop? Yeah, something like that. ऐसा कोई भी merging वाले questions हो, तो the first and the most important idea is the volume of the bigger drop is n times, जितने भी such drops मिले हैं n times the volume of each small drop. This is going to be your first equation. So if I say the radius of the big drop is r dash and radius of small drop is r, then volume is 4 by 3 pi r dash cube is n times 4 by 3 pi r cube. So 4 by 3 pi goes away and you land up with r dash cube is n times r cube, which would give me r dash is r or n ka cube root. Using this equation, you might as well find out potential on large drop. हमने थोड़ी देर पहले ही शेल वाला देखा था, ड्रॉप मतलब शेल ही। तो v is equal to kq by radius, तो v dash is kq dash by r dash। भाई अगर एक ड्रॉप में चार्ज q है, तो n ड्रॉप्स में कितना चार्ज होगा, n क्यूब, एंड r डैश का वैल्यू हमारे पास है ही r n रेज टू 1/3 k q by r, ये तुम्हारे पहचान की चीज है, वो है v, एंड ये n1 है, 1 minus 1/3, ब्यूटी इन इटसेल्फ। तो इस तरह के सम्स हो सकते हैं। मैंने आपको रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिखाया, उस तरह के सम्स हो सकते हैं। एंड कभी कभी एक थियोरेटिकल आइडिया भी पूछते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स वाला जो थ्योरी टॉपिक था, वो भी बहुत बढ़िया था कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी टाइम इनसाइड अ कंडक्टर विल ऑलवेज बी जीरो। एंड अगर आप चार्ज स्टोर करते हो, चार्ज डालते हो बॉडी पे, तो दैट चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर बॉडी। एंड थर्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस विल बी इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये सब चीजों को एक बार फिर से दिखा दो, जस्ट एक ब्रीफ, 5 मिनट लगेगा, पर दिस इज 5 मिनट वेल इन्वेस्टेड। मैं लिखूंगा कुछ नहीं, सपोज ये कंडक्टर है एंड तुमने अगर नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड में ना हो अगर, तो वैसे भी नेट चार्ज इज जीरो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है। पर तुमने इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है
So you agree charges will start moving, and let me show that in red. Give me red. Charges will start moving. पॉजिटिव इस तरफ आ जाएंगे, नेगेटिव इस तरफ आ जाएंगे. Thereby एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा अंदर, जो इस तरफ होगा. ये ई इंटरनल है और ये ई एक्सटर्नल है. एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा उस पॉइंट तक जब तक, लेट अस से ये गॉसियन सरफेस लिया मैंने, एंड इनसाइड द गॉसियन सरफेस एट वन पॉइंट E internal becomes equal to E external. So inside the surface, what is going to be the net field? 0. So inside the Gaussian surface, ये जो ब्लू कलर की है, E net is E external minus E internal, और क्योंकि दोनों 0 है तो net field is 0. So this is the most basic property of a conductor, that चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो या ना रखो, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे अंदर 0 है. एज अ रिजल्ट नेट चार्ज ऑल्सो इज 0. सिग्मा क्यू इज ऑल्सो 0. एंड दिस गिव राइज टू व्हाट वाज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. यू नो, आप गाड़ी में बैठे थे और बाहर पूरी गाड़ी में चार्जेस जमा हो गए थे और ऊपर से बिजली गिरी, बट यू आर सेफ बिकॉज यू आर सिटिंग इनसाइड अ गॉसियन सरफेस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, नेट चार्ज 0 है. तो बिजली को आपके थ्रू जाने का, लाइटनिंग को आपके थ्रू जाने का कोई पाथ ना मिले, एज ए रिजल्ट लाइटनिंग बाहर से ही उतर जाएगी. आप मुंडी बाहर मत निकालना, हाथ बाहर मत निकालना, यू आर सेफ. सेकेंडली, यू नो, सपोज ये इस टाइप का कंडक्टर है तो सारा पॉजिटिव चार्ज अगर तुम स्टोर कर रहे हो तो इट विल बी यूनिफॉर्मली spread, uniformly distributed over the entire outer surface. And electric field किस तरफ होगा? Electric field will always be in a direction perpendicular to the surface. I have drawn 4 arrows indicating perpendicularity over any given surface. And suppose you wish to find, अच्छा अंदर Gaussian surface में तो electric field 0 है, मैटर ही क्लोज है. और अगर कोई तुमसे पूछे कि हमको बताओ बच्चों पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इट इज एज सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज E इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0. बार लगाना है तो लगा ले. एंड हियर सिग्मा इज व्हाट? सरफेस चार्ज डेंसिटी. सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. सो ये आइडिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स का था. अच्छा, मैं बीच में बात भूल गया, टॉर्क ऑन अ डाइपोल वो तो कर दिया था आपने, पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल when kept in a uniform electric field, U is minus P bar dot E bar, which is minus P cos theta. और अगर ये इक्वेशन मैंने लिख ही दिया है तो दो टूक बातें इसकी भी कर लूं कि बातें करने की आदत जाती नहीं है, कि if theta is 0, cos 0 is 1, तो U is minus P. This is minimum potential energy and we used to call it stable equilibrium. As you remember, I told you everybody will try to achieve that position where the potential energy is minimum. So U is minus PE is the situation for stable equilibrium, minimum potential energy. If theta is 90, तो potential energy is 0, cos 90 हो गया. And if theta is 180 degree, then how much is cos 180? Minus 1. So U will be PE. This is maximum potential energy and we used to call it unstable equilibrium. Alright, so this was the idea. And उसको यूज करते हुए काफी कुछ सम्स वगैरह आ सकते हैं, बट डजंट मेक एनी डिफरेंस. इक्वेशन तुम्हारे पास हो तो कोई तुमको टच नहीं कर सकता. ऑलराइट, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का काम खत्म हुआ है और कैपेसिटर, हाँ, इतना आनंद की बात है. कैपेसिटर, कोई तुमको पूछे व्हाट इज कैपेसिटर तो क्या जवाब दोगे? पता नहीं सर. जयदीप सर को जाके पूछ लो आप, उनको सब पता है. तो सबका हमको भी नहीं पता.
तो अगर कोई बता सके तो बता दे, कोई नहीं तो मैं ही बता देता हूं. A device that can store charge as well as electrostatic potential energy is called a capacitor. कोई भी डिवाइस जो चार्ज स्टोर कर सके, करने के लिए तो ये स्फीयर भी चार्ज स्टोर कर सकता है, पर जब और चार्ज बढ़ जाएगा तो डू यू अग्री इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाना, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज के क्यू बाय आर स्क्वायर. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आजू बाजू का जो एयर है, द एयर विल स्टार्ट आयोनाइजिंग and charge will start to leak. So if E increases above a particular value, the air surrounding the sphere starts getting ionized and charge starts leaking. तो आप सिंगल स्फीयर पे तो बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर कर ही नहीं सकते, तो क्या करें? ये बोलते हैं काम करो, दो स्फीयर ले लो, थोड़े डिस्टेंस पे रखो, एक आध को अर्थ करना है अर्थ कर दो, तो यू कैन स्टोर more charge on the system because अब पोटेंशियल, सपोज ये पॉइंट P है, इस पे पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब दोनों की वजह से होगा, ये पॉजिटिव है लेट अस से, और यहाँ पे नेगेटिव अट्रैक्ट हुआ, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से द पोटेंशियल एंड thus the electric field will decrease and thus more charge can be stored in the system. So it is advisable to use two good conductors, not too good but two good conductors kept near to each other but separated by a certain distance. Such a system is called a parallel plate capacitor. नाम है parallel plate capacitor, but ऐसा नहीं कि दो प्लेटें ही हो सकती है, दो डिस्क भी हो सकती है, दो स्फीयर भी हो सकते हैं, कुछ भी दो हो सकता है यूनिफॉर्म शेप और साइज का. तो मैंने यहाँ पे दो प्लेट ली है, इस पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा. इन शॉर्ट, आई एम डिपॉजिटिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस प्लेट, I am depositing negative charge on this plate. The distance between both plates is d. First things first, what would be the electric field in the region between the two plates? Well, I think we have derived this in the last lecture. The electric field between the two plates, electric field E was sigma by epsilon 0. If you don't like sigma, you might use Q by A. So Q by epsilon 0 A. Now the potential difference between the two plates, V, my favorite equation people, PD, potential difference, PD is V is ED. PD is V is ED. तो लगा डालो, हर इक्वेशन अपने साथ उसका कोई ना कोई तरीका लेके मौजूद होता है, बस तुमको याद करने वाला चाहिए, बराबर. अच्छा, चाहे एक बात इंपॉर्टेंट मैं बताऊं यहाँ पे, कि चाहे कोई भी टाइप का कैपेसिटर, सिंगल स्फीयर हो, पैरेलल प्लेट हो, फॉर एनी टाइप ऑफ कैपेसिटर, फॉर एनी कैपेसिटर, जैसे कैप्टन अमेरिका, द रेशियो ऑफ Q by V is always constant. The ratio of charge to the potential on the surface remains constant. This constant is called capacitance of the system and it's denoted as C. And इसीलिए मिलता है हमारा बढ़िया सा इक्वेशन, एकदम रॉकिंग, Q is CV. Q is CV. SI unit of capacitance, coulomb per volt, better known as Farad. Not Faraday, but only Farad. So Q is CV is the wonderful equation. And यहाँ मेरे पास V भी है, मेरे पास Q भी है, तो लगाऊं मैं, तो कैपेसिटेंस अगर कोई मुझसे कहे फाइंड करो फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, thus कैपेसिटेंस फाइंड करना आसान काम. C is Q by V. V उठा करके इथों लगाया जाए तो QD by epsilon 0A, QQ कट, तो मिल जाता है अप्रतिम इक्वेशन, C is epsilon 0A by D, where epsilon 0 is the permittivity of free space, A is the area of the plates and D is the distance between the two plates. मुझे बुरा लग रहा है इस बात का कि वो स्फीयर को हमने हटा दिया,
तो स्फीयर का भी इक्वेशन लगे हाथ तो साथ ही में लिख देते हैं। फॉर अ स्फीयर एज अ कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, वही सेम ओल्ड आइडिया यूज करके, C is 4 pi epsilon 0 r, where r is the radius of the sphere. So ये एक बहुत ही सुंदर इक्वेशन है, बहुत बार यूज भी होता है। एंड एज आई सेड, चार्ज फाइंड करना हो तो Q इज इक्वल टू CV है, कैपेसिटेंस फाइंड करना हो तो एप्सिलॉन 0 A/d है। ये स्फीयर का भी है। आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस लुक एट द सीरीज एंड द पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स एंड देयर इक्वेशंस, एंड उनमें क्या क्या कांस्टेंट रहता है क्या नहीं रहता, उस पे भी एक तो नजर हम डाल देते हैं। सो series or parallel coming forward now on your screens in a moment. ये series connection. Let's connect three capacitors in series. How do you know they are in series? We just know because you have told us. No, it is not like that. It is absolutely not like that. C1, C2, C3, and they have been connected to a battery, DC battery of voltage V. Understand one thing. ये positive terminal of the battery is connected to this plate of C1. क्या positive terminal किसी और के साथ connected है? ना. Negative terminal of the battery is connected to this plate of capacitor C3. क्या negative terminal किसी और plate के साथ connected है? ना. And as a result, people, I'm sure you will recall, इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा। एंड इंडक्शन की वजह से इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू। सो कैन यू सी द चार्ज ऑन, यू नो व्हाट इज द चार्ज? चार्ज इज नॉट दोनों चार्ज का टोटल, दोनों प्लेट का नहीं, कोई भी प्लेट के मैग्नीट्यूड को हम चार्ज ऑन द कैपेसिटर कहते हैं। सो अगर तुमको कोई कहे द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज 10 माइक्रोकूलम, वो प्लस या माइनस नहीं बोलेगा, 10 माइक्रोकूलम इसलिए बोलेगा क्योंकि वो जानता है कि इस प्लेट पे पॉजिटिव 10 माइक्रो है और इस प्लेट पे नेगेटिव 10 माइक्रो है। सो दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू। व्हाट ही इज सिंपली टेलिंग यू, इज टेलिंग यू क्यू 10 माइक्रो, इस प्लेट पे प्लस 10, इस प्लेट पे माइनस 10। बिकॉज अगर आप देखने जाओ व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन एनी कैपेसिटर, इट इज 0 plus 10 minus 10, it's going to be 0. You never say कैपेसिटर का चार्ज 0 है, no bullshit. What then? क्या फायदा क्या? हम जब कहते हैं the charge on a capacitor is 10 microcoulomb, we are telling you the magnitude of charge on each plate. All right, so keep that in mind. So my first idea here is that the charge in series, the charge on each capacitor is constant. ये पहला फंडा. In series, the charge on each capacitor is same. $1 million like statement. And इसके अक्रॉस PD V1 है, इसके अक्रॉस PD V2 है, इसके अक्रॉस PD V3 है। So from the figure you can see, from figure I can see V is V1 plus V2 plus V3 and you know V is Q by C वगैरह धंधा करते हुए मुझे फाइनली मिल जाता है 1 by CS, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. This is the equivalent capacitance of 3 capacitors connected in series. अच्छा, मैंने आपसे ये भी कहा हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम है। दूसरा सीरीज का फंडा ये भी है, इस प्लेट को एक हाथ इस प्लेट के एक हाथ के साथ कनेक्टेड है, वो भी कैसा? प्योर। उसी तरह ये प्लेट का एक हाथ इस प्लेट के एक हाथ के साथ कनेक्टेड है, कैसा? प्योर। तो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में। इन शॉर्ट C1 is in series with C2, C2 is in series with C3. So C1, C2 and C3 are all said to be in series. प्योर का मतलब यहां से अगर कोई वायर निकल के कुछ और बना रहा होता, these two would not be in series. माइंड वेल, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। अब पैरेलल कनेक्शन को देखते हैं, उड़ा देता हूं इसको। पैरेलल में द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर will remain same. The charge will tend to divide.
ऐसा क्यों? बिकॉज आई एम श्योर यू सीन इट बिफोर. Three capacitors C1, C2 and C3 in series. ये C1, ये C2, ये C3 और ये रही बैटरिया. C1, C2 and C3. The most striking feature of this diagram is that you can see this positive plate is connected to this plate also, this plate also and this plate also. In short, इस बैटरी को तीनों को संभालना है, तीनों कैपेसिटर को चार्ज देना है. हाँ, तीनों कैपेसिटर से अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा, बट this battery will have to provide charge to C1 also, C2 also and C3 also. So let me write that in parallel. In parallel, the PD, potential difference across each capacitor is same. वहां पे चार्ज सेम था, but the charge will divide. But the charge will divide. So utilizing this idea, suppose मैं कहूं the total charge provided by the battery is Q, तो उसमें से इस पे आएगा Q1, इस पे आएगा Q2, इस पे आएगा Q3. तो Q will be equal to Q1 plus Q2 plus Q3. तो Q is equal to CV लगा करके finally equivalent capacitance मिल जाता है. The equivalent capacitance in the parallel combination is CP is C1 plus C2 plus C3. So in series it was 1 by CS is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. In parallel it is CP is C1 plus C2 plus C3. Finally आगे बढ़ते हैं. Energy stored. Energy. I love energy stored. कैपेसिटर एनर्जी भी तो स्टोर करता है. 3 इक्वेशन, डेरिवेशन का कोई चक्कर नहीं. तो यू नो ड्यूरिंग चार्जिंग अगर कैपेसिटर सी के साथ वोल्टेज वी की बैटरी लगाई हो तो यू इज हाफ CV स्क्वायर. माय पर्सनल फेवरेट. दिस इज ड्यूरिंग चार्जिंग. एंड यू नो जब बैटरी निकाल दी है और दूसरे कैपेसिटर के साथ वो मिलकर डिस्चार्ज हो रहा है तो आई वुड टेंड टू यूज Q स्क्वायर बाय 2C. है तो दोनों इक्वेशन एनर्जी की. And there was one more equation which was rarely used, half QV. So energy stored in a capacitor can be half CV square, it can be Q square by 2C or it can be half QV depending upon your choice. आपको किस तरह का equation पसंद आता है उस तरह यूज करें. And energy density लगे हाथ तो यही लिख देते हैं. Rho E is energy stored per unit volume and that is equal to half epsilon 0 E square. The SI unit of energy density would be joule per meter cube. Energy upon volume. So this was energy density. And now let us move on to dielectrics. Dielectrics are non-conducting substances which are introduced inside a capacitor in order to increase their capacitance. हमारा यही काम है, इंक्रीज करो कैपेसिटेंस को. तो वो कैसे करेंगे? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स को ले आओ. क्यों डाइलेक्ट्रिक्स को ले आते हैं, कुछ और क्यों नहीं ले आते? बिकॉज लेट अस से यू नो ये कंडक्टर होता, कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड हमेशा क्या होता है? 0. बट डाइलेक्ट्रिक में ये सपोज ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है एंड ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. अंदर चार्जेस का मूवमेंट होगा जरूर, पर उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कंडक्टर में हुआ था. कंडक्टर में याद है भतेरे चार्ज थे यहाँ पे भरपूर. डाइलेक्ट्रिक में इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, इतने चार्जेस फ्री नहीं है. इंसुलेटर है ये, तो कुछ पॉजिटिव यहाँ आएंगे, कुछ नेगेटिव यहाँ आएंगे, बट ऑफ कोर्स दे विल गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड. बट हमेशा याद रहे हियर E internal will always be less than E external. It can never be equal to E external.
वो सिर्फ कंडक्टर में होता है, ई इंटरनल इज ई एक्सटर्नल, तो एज अ रिजल्ट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो गॉसियन सरफेस के अंदर। पर यहां पे सो इनसाइड द कंडक्टर, सो इनसाइड द material, inside the dielectric, net electric field E net is E external minus E internal, that is electric field decreases. This is the primary idea why we use dielectrics. हमको कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कम करना है, दैट इज आवर प्राइम कंसर्न, और वो होगा डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करके। दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक होते थे अगर याद हो, नॉन पोलर और पोलर। ये पेन की गई है इंक। नॉन पोलर ऐसा होता था, यू नो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एट द सेम पॉइंट, एंड सो जीरो डाइपोल मोमेंट। इसके एग्जांपल्स H2, N2, Cl2 एक्सेट्रा। एंड इसका ऐसा होता था, पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ, एज अ रिजल्ट नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। इसकी एक डाइपोल मोमेंट है। इसके एग्जांपल्स थे HCl, H2O एक्सेट्रा। ऑलराइट, हमने नॉन पोलर को जब कैपेसिटर के अंदर रखा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो भी पोलर हो गया, तो वी सेड पोलराइजेशन टेक्स प्लेस। एंड फॉर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, एक पता नहीं, मुझे याद नहीं, इक्वेशन आया था पता नहीं, polarization P bar is proportional to the original electric field E0 bar. Therefore, P bar is alpha E0 bar, याद नहीं आता। Alpha is called polarizability. मुझे याद नहीं, इक्वेशन आया था, आई थिंक था टेक्स्ट में शायद, या जी में किया था, याद नहीं। तो उसकी वजह से हमने नॉन पोलर रख दिया, एंड हमको ये पता चला, वो डेरिवेशन हमको जरूरत नहीं है। एंड सो हम एक ही बात लिखेंगे कि ऑन इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक, हमको उसके रिजल्ट से मतलब है। The net electric field, new electric field decreases by a factor K. So E is EO by K. Here K is called dielectric constant, and new capacitance increases by a factor K. C is K times C0. You might also tend to write epsilon 0 Ka by D. So K is a dielectric constant. Absolute permittivity epsilon is epsilon 0 into K, or epsilon is epsilon 0 into epsilon R. K was dielectric constant, epsilon R was relative permittivity. Both mean the same thing in essence. Also, if you remember, अगर तुम्हारा पूरा कैपेसिटर ना भरा हो डाइलेक्ट्रिक से, सपोज लेट अस से ये तुम्हारा कैपेसिटर है, ये डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स इज दी, एंड तुमने सिर्फ इतना डाइलेक्ट्रिक का स्लैब भरा है, ये नीट में जेई में किया था हमने, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, एंड दिस इज लाइक थिकनेस इज T. तो व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस? सिंपल इक्वेशन, एंड ये बहुत सारों के लिए भी वर्क करता है। We'll write it as C epsilon 0A over, ladies and gentlemen, mind well, D minus T plus P by K. एंड मैं यहां बता दूं कि फॉर एयर, ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, K is 1. फॉर इंसुलेटर्स, वुड, रबर, पेपर, प्लास्टिक, K greater than 1. And for metals, K is infinity. So अगर ये मेटल का स्लैब होता तो उसका K कितना होता? इंफिनिटी। तो यहाँ T by इंफिनिटी मतलब 0 हो जाता, तो आंसर होता C is epsilon 0A over D by D minus T. So इस तरह का फंडा रहता है। एंड दूसरी एक बात कर लूं कि अगर सपोज दो ऐसे स्लैब्स डाले, ऐसे जस्ट एक एग्जांपल लेता हूं मैं, just want to give you an equation. Suppose this is D, and I have put two such slabs.
this is like say T1 having dielectric constant K1, and this is T2 having dielectric constant K2. Then what is the net capacitance? Beautiful equation. C, वही same, epsilon 0A over D minus, भाई total कितना thickness हो गया? T1 plus T2 and T1 by K1 plus T2 by K2. अगर कोई ऐसा सम पूछे, दो थिकनेस स्लैब्स हैं और दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिए हुए, टोटल कैपेसिटेंस कितना है, यू कैन यूज दिस इक्वेशन एंड फाइंड आउट द आंसर. अच्छा, मैं दो एक और बता दूं, है ना, 5-7 में फटाफट बता देता हूं कि सपोज मैं इस तरह डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करता हूं, ये सब हमने देखा ही है एग्जांपल्स. ये दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, and I tend to introduce two dielectrics using a boundary. Suppose this is filled with a material having dielectric constant K1 and its thickness is D1, and this is filled with a material having dielectric constant K2, thickness is D2. By what is the capacitance? भाई उसको जानने के लिए पहले इन दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस फाइंड करनी पड़ेगी. जैसे ये कैपेसिटर्स, ये C1 है, तो C1 इज एप्सिलॉन 0 K1, एरिया कितना पूरा है ना, A बाय ये. अब कैपेसिटर C1, ये जो C1 है उसकी दो प्लेट्स कौन सी है, एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, D1. सिमिलर ट्रीटमेंट विद C2, ये C2 है, उसकी दो प्लेट्स कौन सी है, एक ये है और एक ये है. सो एप्सिलॉन 0 K2, एरिया वही पूरा ये, और डिस्टेंस कितना दोनों प्लेट्स के बीच में, D2. दिस इज हाफ द बैटल. द रेस्ट हाफ इज, ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल. इन ऑर्डर टू फाइंड दैट आउट यू नीड टू नेम द you need to number the plates. So let us number the plates. This is plate 1, this is plate 2, this is plate 3. You can see C1 is made of these two plates, ये और ये, तो प्लेट्स 1 and 3. तो ये C1 कौन सी दो प्लेट्स, 1 और 3, एंड ये C2 कौन सी दो प्लेट्स, 2 और 3. ओ 2 और 3, ये है C2. दोनों में कितनी प्लेट कॉमन है, एक ही, ये नहीं, प्लेट 3. यू कैन सी ये दोनों कैपेसिटर में एक ही प्लेट कॉमन है, विच इज प्लेट 3. इन शॉर्ट दोनों का एक ही हाथ जॉइंट है. तो डू यू एग्री, C1 and C2 are in series, and in order to find equivalent capacitance, it will be the equation for series, 1 by C equivalent is 1 by C1 plus 1 by C2. The second case would involve two dielectrics again, but with a different type of arrangement. Just give me 2 minutes, I'll demonstrate that in front of you. This is number 2. Two capacitors again, but now a different type of arrangement. अब मैंने बाउंड्री बीच में लगाई इस तरफ, ये D है, ये D नहीं है, ये D है, ये पूरा A है, इतना है A1 और इतना है A2. Now here I have filled a material having dielectric constant K1, and here I have filled a material having dielectric constant K2. First job to find out the capacitances. So let's go on to that. ये मेरा पहला कैपेसिटर, ये C1 एप्सिलॉन 0 K1, एरिया. अब ये दो प्लेट्स कौन सी है, C1 की, एक ये और एक ये. तो एज यू कैन सी पूरा एरिया नहीं है, A1 है, एंड इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, D एज यूजुअल. C2 ये रहा, दो प्लेट्स उसके, ये C2 है, तो एप्सिलॉन 0 K2, एरिया कितना, A2, एंड दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना, D. एंड प्राइम जॉब टू फाइंड आउट दोनों सीरीज में या पैरेलल. तो इन ऑर्डर टू डू दैट
you need to number the plates. This is plate 1, let us say, this is plate 2. Now look at C1. ये दो प्लेट से बना हुआ है. कौन सी दो प्लेट से बना हुआ है? 1 and 2. So C1 is made of plates 1 and 2. And C2 कौन सी दो प्लेट से? 1 and 2. ओ क्या बात है. ये C2 अगेन प्लेट्स 1 and 2. इसका मतलब प्लेट 1 भी कॉमन है और प्लेट 2 भी कॉमन है. दोनों ने दोनों के दोनों हाथ पकड़े हुए हैं. So C1 and C2 are in parallel, and the equivalent capacitance would be C equivalent is C1 plus C2. You can put in the values and the answer will come. Thirdly, ऐसे numericals हमने टेक्स्ट बुक में देखे थे कि सपोज एक कैपेसिटर है 900 पिकोफैरेड का एंड उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है. फिर बैटरी कर दी है डिस्को एंड दूसरा अनचार्ज 900 कैपेसिटर लगा दिया गया है. व्हाट इज द लॉस ऑफ एनर्जी? लेट मी गिव यू वन इक्वेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी. सो दिस नंबर 3. लॉस ऑफ एनर्जी is, this energy is usually lost in heat and electromagnetic radiation. It is half C1 C2 over C1 plus C2 into V1 minus V2 the whole square. So V1 is the potential on C1. V1 is the potential on C1 and V2 is the potential on C2. अच्छा, if C2 is initially uncharged, जो कि यूजुअली इसी तरह के केसेस होते हैं जहां पे C2 अनचार्ज होता है, तो फिर V2 उड़ जाएगा और ये V1 को मैं V नाम देता हूं. तो डेल्टा U, one equation will suffice, half C1 C2 over C1 plus C2 into V square. बराबर. अच्छा, एक और छोटी सी बात, बस आई एम नियरिंग द एंड ऑफ लेक्चर. डोंट वरी, you can get back to your work immediately after this. I too have to get back to work. So number 4. Acha, if capacitor C1 has potential V1 and C2 has potential V2 and इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया and connected in parallel, they tend to ask you what is the common potential. तो अगर तुमने पैरेलल में कनेक्ट किया इस तरह, ये C1 है V1 पोटेंशियल, ये C2 है V2 पोटेंशियल, देन कॉमन पोटेंशियल, ध्यान से, you tend to find such sums in competitive exams. V is net charge over net equivalent capacitance. I'm sure you remember potential is charge over capacitance. So I will like to have a different pen. सारी पेन डिस्चार्ज हो रही है. So V net charge is what? The charge on C1 plus the charge on C2, and दोनों पैरेलल में लगे. Equivalent capacitance is what? Q1 plus Q2. And if you don't know Q1 and Q2, you can write Q1 is what? C1 V1 plus C2 V2 over C1 plus C2. बराबर. एंड अचानक से मुझे एक फ्लैश आया, तो लास्ट आइटम, बस लास्ट, एकदम प्योरली लास्ट. बहुत सारे बार सम्स कुछ इस तरह पूछे जाते हैं कि आई हैव अ कैपेसिटर, आई हैव कनेक्टेड इट टू अ बैटरी, देन बैटरी इज डिस्को एंड नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनटू इट. अब क्या क्या होगा? चार्ज पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे, कैपेसिटेंस पे क्या क्या होगा? तो इफ वी इंट्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक, लेट अस टेक वन केस, इंट्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक, and दो situations है. one, battery is disco, second, battery is still connected. तो अगर बैटरी हो गई है डिस्को, मतलब डिस्कनेक्टेड, एक बात याद रखना, तुमने कैपेसिटर के साथ बैटरी लगाई, तो उस बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, फिर बैटरी तुमने हटा दी, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल रिमेन सेम. तो चार्ज Q remains constant. बाकी कुछ भी बदल जाए चाहे, पर बैटरी निकालने के बाद चार्ज Q remains constant. अब डाइलेक्ट्रिक डाला है तो कैपेसिटेंस C
इंक्रीजेस, डाइलेक्ट्रिक इसीलिए तो डाला, एंड Q इज इक्वल टू CV के जरिए, Q कांस्टेंट है, C बढ़ रहा है तो V घटेगा, सो पोटेंशियल डिफरेंस V डिक्रीजेस। ऑलराइट, ये सिर्फ डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने का केस है, कुछ और भी इंट्रोड्यूस, तुम हैंडल से प्लेट्स अलग अलग करना चाहो वो भी कर सकते हो। अच्छा, सेकंड केस इज अगर बैटरी स्टिल कनेक्टेड हो, मतलब बैटरी अभी भी कनेक्टेड है सिस्टम में एंड इज टेंडिंग टू प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस, देन बी बैटरी सप्लाई स्टिल कनेक्टेड, बी वेरी केयरफुल टू रीड कि क्या डेटा है, देन याद रहे अगर बैटरी स्टिल कनेक्टेड है तो द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of the capacitor remains constant. वाह, बैटरी डिस्को हो तो चार्ज कांस्टेंट, बैटरी कनेक्टेड हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, एंड कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डाला है, increases, and by Q is equal to CV, C, अच्छा V कांस्टेंट, C बढ़ रहा है तो Q भी तो बढ़ेगा, so charge Q also increases। अच्छा, भले वैन डे ग्राफ जनरेटर आपके कोर्स में नहीं है, बट सिर्फ एक मुझे प्लीज बोलने दो, it's a device that is used to develop a potential of 8 to 10 million volt, और सिचुएशन ऐसा होता है कि एक बड़ा शेल होता है, एक छोटा शेल होता है, हमेशा याद रखना ये छोटा r, ये बड़ा r, ये छोटा q, ये बड़ा q, the potential difference between the larger sphere and the smaller shell, sorry, the smaller sphere and the larger shell is, potential difference is k, अच्छा, v छोटा r minus v बड़ा r is kq 1 अपॉन छोटा r माइनस 1 अपॉन बड़ा r। सिर्फ ये इक्वेशन देना चाह रहा था। इस इक्वेशन से मैं ये समझ गया कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलर स्फीयर एंड द लार्जर शेल डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज ऑन द स्मॉलर स्फीयर। तुम्हारे बाहर के शेल पे चार्ज है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड एज अ रिजल्ट अगर तुम ये दोनों के बीच में एक रॉड लगा दो, कंडक्टिंग वायर, देन चार्ज विल कंटिन्यूअसली फ्लो फ्रॉम द स्मॉलर स्फीयर टू द लार्जर शेल where it shall be deposited, and as a result तुम्हारा पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा बढ़ सकता है, 6 to 8 million volt। तो ladies and gentlemen, this was all I know about chapter 2 till your level, and I think काफी कारगर सिद्ध होगा ये लेक्चर। आप लोग शांति से इसको देखें एंड इसकी वर्कशीट वगैरह सॉल्व करें, एंड if there are any doubts let me know, I'll see you back। Thank you so much।